Hello friends, I hope you are doing good. So this is the part third of chapter second, that is microorganism friends and foe. So in this video we'll start with disease causing microorganism in animal. So we are actually leaving this table and we'll discuss it in upcoming separate video. So here, Robert Koch in 1876 discovered the bacterium Bacillus anthracis which caused anthrax disease. So रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है. Several organisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. तो कह रहा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज सिर्फ ह्यूमन या प्लांट में ही नहीं कॉज करते हैं, वो बहुत सारे अदर एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं. फॉर एग्जांपल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम. तो कह रहा है कि जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं हम लोग कि जो एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स ये बहुत ही डेंजरस डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में भी और कैटल में भी. कैटल मीन्स मवेशी. नेक्स्ट कह रहा है फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. So here I want you to pause the video for a moment and search both the diseases, the anthrax and the foot and mouth disease on Google and see the picture of it. The foot and mouth disease is caused by a virus. Disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं वीट में, राइस में, पोटैटो में, सुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल्स में और अलग अलग प्लांट्स में. द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. तो ये डिजीज़ करता क्या है? ये डिजीज़ अगर मान लो किसी प्लांट में हो जाएगा तो उसका जो प्रोड्यूस हो रहा है या उसका जो यील्ड हो रहा है वो यील्ड क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. सी द टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज. प्लांट डिजीज के बारे में 2.2 टेबल में कुछ दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे अभी. दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स. तो कह रहे हैं ये सब डिजीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किसी कुछ केमिकल्स का यूज़ करने के लिए. कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, अगर कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो इन सब माइक्रोब्स को ख़त्म किया जा सकता है, मारा जा सकता है. तो यहाँ फर्स्ट प्लांट डिजीज़ जो है सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये एयर है इसका. रस्ट ऑफ व्हीट एक अलग प्लांट डिजीज़ है जो कि फंजाई के द्वारा कॉज होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर है और सीड है. नेक्स्ट है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी और ओकरा. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है इस डिजीज़ को वो वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इंसेक्ट्स है इसका. फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग क्या होता है? सो अगर फूड खराब हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग. सो बूझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ. बूझो को अपने फ्रेंड ने क्या किया है? इनवाइट किया पार्टी में और बूझो वहाँ पे जाके खूब एकदम दबा के खाया है, बहुत सारे फूड स्टफ्स को खाया है वो. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल. जब वो घर पहुंचा तो वो क्या हुआ? वो वॉमिट करने लगा और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो कंडीशन हुआ है बूझो का, ये हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग के द्वारा हो गया होगा. अब पहली यहाँ पे क्यूरियस है, पहली कह रही है, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. पहली कह रही कि एक फूड जो है वो पॉइजन कैसे बन सकता है. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? इट कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? अगर मान लो कोई फूड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उस फूड को अगर स्पॉइल कर दिए हैं तो वो ही फूड पॉइजनिंग कहलाता है. और अगर उसको हम कंजम्पशन उस फूड का कर लेते हैं तो ये इससे क्या होता है? वॉमिटिंग वगैरह होने लगता है और इसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस. कह रहा है कि बहुत बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जब हम खुले में खाने को रख देते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड पे बैठ जाते हैं और जब फूड पे बैठ जाते हैं तो वो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, वो क्या करते हैं? बहुत जहरीले सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर देते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है कि वो फूड जहरीला हो जाता है. दीज मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ.
तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या करेगा, बहुत सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है अपने बॉडी में, बहुत ही सीरियस इलनेस कॉज कर सकता है अपने बॉडी में, और उसके कारण डेथ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना फूड को क्या करें, प्रिजर्व करके रखें, अच्छे से ढक के रखें, ताकि वो क्या करे, स्पॉइल्ड ना हो, वो ख़राब ना हो, उससे हम लोग बचा सके, प्रिवेंट कर सके। इसीलिए फूड को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके अच्छे से ढक के रखना चाहिए। सो फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को हम लोग प्रिजर्व कैसे करेंगे। चैप्टर 1 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग ने पढ़ा था, वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं और कैसे ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, ग्रेन्स में फूड को स्टोर करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, तो हम लोग के घर में जो बना हुआ खाना है उसको हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशन में रख दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे फूड को खराब कर देता है, स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। तो क्या होता है, जो फूड खराब हो गया है, स्पॉइल हो चुका है, वो स्पॉइल फूड में क्या होगा, एक तो स्मेल आ जाएगा, गंदा स्मेल हो जाएगा, उसका खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा, बैड टेस्ट हो जाएगा, और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो फूड का जो स्पॉइल होना, फूड का खराब होना, क्या एक केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और केमिकल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। पहेली बॉट सम मैंगोज बट कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। पहले कुछ आम खरीद के लाती है लेकिन वो कुछ दिन तक उसको खाती नहीं है। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, और कुछ दिन के बाद वो देखती है कि वो जो आम लाई है, मैंगो लाई थी, वो क्या, वो स्पॉइल्ड हो गया, वो खराब हो गया, सड़ गया। बट सी नोज दैट मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको तो पता है कि मैंगो पिकल जो है, जो अचार हम लोग बनाते हैं, जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती थी, वो तो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता था, साल साल भर तक चलता था। सी इज़ कन्फ्यूज, अब वो बहुत कन्फ्यूज है। एक पका हुआ मैंगो वो लेके आती है तो वो ख़राब हो जाता है 3 4 5 7 दिनों बाद, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है वो अचार जब बनाती थी तो वो अचार ख़राब नहीं होता था, साल साल भर तक ख़राब होता नहीं था। तो वो अब कन्फ्यूज़ हो गई, वो कन्फ्यूज़ हो गई है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पिकल्स है उसमें फूड प्रिजर्वेटिव डाला गया है, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। अब ये फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है, लेट स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। चलिए कुछ कॉमन मेथड हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं घर पे। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फूड को हम लोग को क्या करना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना होगा, तभी तो वो ख़राब नहीं होगा। तो कुछ केमिकल मेथड्स हैं, क्या सब है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है नमक और जो एडिबल ऑयल हम लोग खाने वाला तेल खाते हैं, वो कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स हैं जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए हम लोग इसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं या फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, सॉल्ट्स को और एडिबल ऑयल्स को। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम लोग करते क्या है कि जो फूड प्रिजर्वेटिव जैसे कि सॉल्ट या एसिड प्रिजर्वेटिव्स हम लोग पिकल्स में मिला देते हैं, या तेल वगैरह एडिबल ऑयल उसमें मिला देते हैं। तो इससे होता है क्या कि माइक्रोब्स का अटैक जो है नहीं होता, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो कि दोनों केमिकल्स हैं, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ हम लोग जैम्स और स्क्वॉसेस को प्रिजर्व करने के लिए भी करते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, उसके स्पॉइलेज को बचाने के लिए, स्पॉइलेज से उसको बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस।
कॉमन सॉल्ट से हम लोग मीट को प्रिजर्व करते हैं, फिश को प्रिजर्व करते हैं बहुत समय से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। तो ड्राई सॉल्ट जो सूखा हुआ सॉल्ट होता है उससे क्या करते हैं, मीट और फिश को कवर कर देते हैं ताकि उस पर बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टेमेरिंड एट्सेट्रा। तो अगर हम लोग सॉल्टिंग कर दें, सॉल्ट से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, आंवला को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, रॉ मैंगो को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, टेमेरिंड इमली वगैरह को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जेम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food। तो होता क्या है कि जो शुगर होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए जेम्स, जेलीज, स्क्वॉशेस ये सबको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग शुगर का यूज़ करते हैं, चीनी का यूज़ करते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, खुद ब खुद वो फूड बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा, वो लेट से ख़राब होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रिजर्व हो जाएगा, फूड स्पॉइल बहुत जल्दी नहीं होगा। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। तो कह रहा है अगर ऑयल और विनेगर का हम लोग यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, अचार को ख़राब होने से बचाता है। क्योंकि बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल में और विनेगर में उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या उसमें वो आते ही नहीं हैं वहाँ पे। तो इस तरह हमारा फूड क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है, स्पॉइलेज से बच जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। तो वेजिटेबल और फ्रूट या फिश वगैरह या मीट वगैरह को अगर हम लोग को प्रिजर्व करना है तो इस मेथड से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। तो किसी चीज़ को हम लोग गर्म करके या उसको बहुत ठंडा करके भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, ये मिल्क को क्या करती है, बहुत उबालती है, बहुत देर तक उबालती हैं। तो इससे होता है क्या कि जो उसमें बैक्टीरिया या कुछ इस तरह से उसका ग्रोथ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमने उसको गर्म कर दिया है। वही अगर दूध को गर्म नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 2-3 घंटे बाद ख़राब हो जाता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मान लो उसमें अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी होगा तो अगर बॉईल कर दिए हैं, उसको हीट कर दिए हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मर जाएंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेंगे, और जब ग्रो नहीं करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। Similarly, we keep our food in the refrigerator. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, मान लो कुछ खाना बच गया तो हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। क्यों रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, लो होता है, और उस टेम्परेचर पे जनरली वो जल्दी से खाना ख़राब नहीं होता है। तो होता क्या कि जो कम टेम्परेचर होता है वो ग्रोथ के माइक्रोब्स को इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है। अब बूझो का यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। जो पैकेट में सुधा का या अमूल का दूध हम लोग लाते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो 2-3 दिन चल जाता है, ऐसा क्यों। तो कह रहा है कि माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड। व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन। तो कह रही हैं कि वो मिल्क जल्दी इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि वो मिल्क पैस्चराइज किया हुआ रहता है। व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन, पैस्चराइजेशन होता क्या है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it free from harmful microbes। तो हम लोग पैस्चराइज मिल्क को भी कंज्यूम कर सकते हैं, हालांकि हम लोग उसको बॉयल करके कंज्यूम करते हैं, बट विदाउट बॉइलिंग भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। तो इस पैस्चराइजेशन में किया क्या जाता है, मिल्क को पहले बहुत गर्म किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और तुरंत उसको ठंडा करके क्या कर दिया जाता है, पैकेट में उसको स्टोर किया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ऐसा करने से होता है क्या कि माइक्रोब्स का ग्रोथ उसमें नहीं होता है, उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पैस्चर। ये जो प्रोसेस है आपको ये डिस्कवर किसने किया था, तो लुई पैस्चर ने किया था, इसीलिए इसको पैस्चराइजेशन भी कहते हैं।
तो दूध को 70 डिग्री पे गर्म करना 15 से 30 सेकंड के लिए, फिर तुरंत उसको ठंडा करके स्टोर कर देना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैस्चराइजेशन। और इसका डिस्कवरी किसने किया था? लुई पैस्चर ने। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attacks of microbes। तो कह रहा है कि अभी के दिनों में एक्चुअली होता क्या है कि जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं या वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, उसको सील्ड एयर टाइट पैकेट में कर दिया जाता है। उसको एयर टाइट पैकेट में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, जिससे होता है क्या कि उस पर माइक्रोब का अटैक जो है बहुत कम हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? माइक्रोब के अटैक से उसको बचा लिया जाता है, प्रिवेंट कर लिया जाता है, अगर एयर टाइट हम उसको कर देते हैं तो हम लोगों ने प्रिजर्वेशन कैसे कैसे करना है हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आपने पढ़ा होगा 6 and 7 में राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट इज पल्सेस। तो कह रहा है कि ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किस में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जो पल्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैसे करता है? तो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो ये क्या करता है? सॉइल में मिला देता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो कह रहा है कि आप याद कीजिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो कहाँ लीव करता है? वो लीव करता है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके रूट नोड्यूल्स में वो प्रेजेंट होता है, सच एज बीन्स एंड पीज। तो बीन्स और पीज वगैरह हो गया या ग्राम वगैरह हो गया, इसके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप। तो कह रहा है ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है प्लांट के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट है, प्लांट के रूट नोड्यूल्स में यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपको राइजोबियम। तो वो करता क्या है? नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को नाइट्रोजन देता है, और जब खाना बना लेता है प्लांट तो वो फूड प्रोवाइड करता है राइजोबियम को। तो दोनों साथ में रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है कि लाइटनिंग जो होता है, बिजली जो कड़कता है, उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने देखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो ये आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या करता है? वो मिट्टी में मिला देता है यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो जब ये एयर से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला जाता है, इसका मतलब एयर में नाइट्रोजन कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होता है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, अमाउंट है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यू मे वंडर हाउ। आपको ये आश्चर्य लग रहा हो कि ऐसा कैसे होता है? लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। देखिए ये छोटा छोटा रूट नोड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जो पल्स वगैरह होते हैं, उसमें ये रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इसी में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको वो लोग फिक्स करके मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी से फिर ये क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है उस नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि किस तरह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है, जबकि राइजोबियम क्या करते हैं? हमेशा फिक्स करते रहते हैं, मिट्टी में मिलाते रहते हैं, फिर वो प्लांट में मिलता रहता है। तो किस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल चलता है और एटमॉस्फेयर में हमेशा नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है वो हमेशा सेम रहता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम है, ये क्या करेगा? उसको फिक्स करेगा। नेक्स्ट बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, जो कंपाउंड उसको जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको मिला है उसमें वो किस में करेगा? वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में उसको बदल देगा, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या फिर क्या कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO। और ये कंपाउंड्स क्या होंगे? ये कंपाउंड्स सॉइल में मिल जाएंगे। और दूसरे तरीके से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग हुआ,
बिजली करका, उससे भी नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है, N2O में, NO में हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था जो कि सॉइल में मिल चुका है, सॉइल में आ गया है, वो क्या करेगा, प्लांट उसको ले लेगा, अपटेक बाय प्लांट उसको ले लिया। अब उस प्लांट को जो दाल वगैरह है उसको कौन खा लेगा, हम लोग खा लेंगे, एनिमल ईट प्लांट्स। तो हम लोग एनिमल प्लांट को ईट कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वो जो दाल वगैरह था उसको खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो हम लोग के बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, तो उससे हम लोग जो एक्सक्रीशन करते हैं उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, या हम लोगों का जो डेथ होता है, तो फिर क्या होता है, फिर सॉइल में हम लोग मिल जाते हैं। और जब सॉइल में मिल जाते हैं तो वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड था वो क्या हुआ, फिर से सॉइल में मिल गया। और जो सॉइल में मिला हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, कुछ बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस कंपाउंड को नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसमें बदल देते हैं, और वो गैसियस नाइट्रोजन फिर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल इसी तरह चलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन साइकिल इसी तरह चलता है। देखा, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स। तो ये जो नाइट्रोजन है वो बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटीन खाता है, तो प्रोटीन जो बना होता है वो किस चीज़ से, वो नाइट्रोजन से बना हुआ होता है, नाइट्रोजन भी उसमें प्रेजेंट होता है, या क्लोरोफिल है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड है, वाइटामिन है, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं।